हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से गद्य खंड से। एक चैप्टर हमने शुरू किया था, संसार एक पुस्तक है। ये चैप्टर लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को एक पत्र के रूप में लिखा था, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें वो अपनी बेटी को बताना चाहते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो यानी कि आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उन सब में कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलता है। पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान। तो जो भी चीजें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें उन चीजों को जो है विश्लेषण करना चाहिए, उनके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। संसार पुस्तक है, ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था और प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र के रूप में भेजा था और इन सभी पत्रों को संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई है। उसी में से एक टॉपिक, एक पत्र है, संसार पुस्तक है। इसका टॉपिक, इसका नाम दिया गया है संसार पुस्तक है। तो पत्रों के माध्यम से वो अपनी बेटी को संसार के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी आज एक दूसरे के साथ नहीं हैं। वो पढ़ने के लिए मसूरी गई हुई हैं और जवाहरलाल नेहरू जी आपके इलाहाबाद में हैं। हम दोनों उस तरह बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया, यानी कि जब हम आसपास होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो जितनी तुम्हारी जिज्ञासा थी पूछने की, उन सभी बातों को अब जो है तुम मुझसे आमने सामने तो नहीं पूछ सकती हो। उस तरह से हम बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ उन्होंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया और उन छोटे बड़े देशों की ओर जो है, जो इस दुनिया में है, छोटी कथाएं वो लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी बेटी को इस पत्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जिस देश में तुम पैदा हुई हो, वो देश एक बहुत छोटा सा हिस्सा है दुनिया का, और यदि तुम्हें कुछ संसार के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ जानना है, तो दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, उन सभी जातियों के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? और केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई है, यानी कि मात्र एक भारत देश के बारे में जानना, उनकी जातियों, उनके खान पान, यानी सभी उनकी जो भी यहाँ पर रहते हैं उनके बारे में जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये संसार का एक छोटा सा हिस्सा है। आगे यहाँ कहते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है खतों के माध्यम से बहुत सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम उसे जो है मनन करोगी, उसका चिंतन करोगी। ठीक है? पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया क्या है, एक और दूसरे लोग, दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, यानी पूरी दुनिया जो है एक है, और हमारे अलावा जो अन्य लोग यहाँ हैं वो सभी जो है क्या हैं, वो सभी हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें जो है, तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें जो है दुनिया के बारे में जानने के और कई मौके मिलेंगे। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यानी कि जब तुम दुनिया के बारे में जानना चाहोगी और उसे पढ़ोगी, तो जितना आनंद तुम्हें उन किताबों को पढ़ने में मिलेगा, संसार के उन अन्य जो कहानियां हैं, उपन्यास को पढ़ने में नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब आगे इसी क्रम में इन्होंने क्या कहा कि ये तो तुम जानती ही हो कि ये दुनिया जो है क्या है, लाखों और करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया जो है
कई साल, लाखों करोड़ों वर्षों तक जो है इसमें कुछ भी ना था। ठीक है, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। यानी कि आदमी से पहले यहाँ जीव जंतु रहते थे, जीव जंतु से पहले वनस्पति थी और वनस्पति से पहले यहाँ कुछ भी जानदार चीज न थी। आज यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है और आज देखिए दुनिया में जो है कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के लोग हैं, तो ये दुनिया जो है अब भरी पड़ी है। ठीक है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है कि कैसी दुनिया होगी तब, जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा। अब देखो हमें कैसे मालूम हुआ कि इस दुनिया का विकास कैसे हुआ, वनस्पति पहले क्या थी, फिर जानवर आए, फिर यहाँ मनुष्यों का ने जन्म लिया, मनुष्यों ने भी, आप जानते हमारे पूर्वज कैसे थे, तो ये सभी बातें कैसे पता चली, हम उसको कैसे पढ़ते हैं। जब विज्ञान जानने वाले, जो विज्ञान की खोज करते हैं और जो विद्वान हैं, उन्होंने इसके बारे में खूब सोचा और पढ़ा, उसका जो है उन्होंने खोजबीन की कि आखिर दुनिया कैसे हुई और कैसे था। ये सब चीजें हम कैसे पढ़ पाते, हम किसी विद्वान की उस सोच को पढ़ पाते हैं जिन्होंने अपनी सोच के माध्यम से जो है खोजा है। ठीक है, अगर जो है हर व्यक्ति हमारी तरह जो है, अब इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था कि जो देख कर भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम लोग जो है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन हम उसे जो है नहीं देखते हैं, उसे हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका विश्लेषण हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें लेखक ने क्या बताया कि हेलन केलर ने क्या बताया था कि वो एक दृष्टिहीन, यानी कि वो ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया की बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करती थी, उनका विश्लेषण करती थी एक दिन में। हर चीज को वो महसूस करती थी सिर्फ और सिर्फ छूने से, क्योंकि ना तो वो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी। तो उन्होंने अपनी मित्र को क्या कहा कि तुम जंगल गए, वन गए, वहां पर तुमने क्या देखा, तो उनकी मित्र ने, उनकी सहेली ने क्या जवाब दिया कि ज्यादा कुछ खास नहीं देखा। तो वो कहती है मुझे जो है इसमें बहुत हैरानी नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान देखता है, जिसके पास दृष्टि है, जिसके आंखें हैं, वो बहुत सारी चीजों को अनदेखा करके आगे निकल जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, वो हर चीज को महसूस करता है, हर चीज को छूने से उसे जो है उसकी अनुभूति होती है। लेकिन हम लोग आंखों के होते हुए भी वो चीजें नहीं देख पाते हैं, उसे हम ना तो उसका विश्लेषण करते हैं, हम उसे जानने की हमारी जिज्ञासा नहीं होती है। तो वो ये चैप्टर भी एक तरफ से वही वही बात कह रहा है कि अगर हम अपने चारों तरफ जो प्राकृतिक हैं, जो कृत्रिम चीजें हैं, उन चीजों का विश्लेषण करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यही तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि संसार पुस्तक है, यानी आप हर एक चीज को उठाएं, उसकी खोजबीन करें। तो आगे वो यहाँ इस चैप्टर में बताते एक छोटा सा जो कण है, पत्थर का जो टुकड़ा है, उसका इतिहास क्या है, उसी से जो है बहुत सारी चीजें हमें जो है जानने को मिल जाती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि उस जमाने का ख्याल करना भी जो है मुश्किल है जब यहाँ पर कुछ भी न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि यह एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी। तो जब विज्ञान ने क्या कहा कि ये धरती जो है एक आग का गोला था, कहा जाता है ना कि सूर्य से ही जो है एक विस्फोट होता है, तो सूर्य से ही जो एक चिंगारी है, एक छोटी सी चिंगारी, आप जानते हैं, वो चिंगारी मात्र है ये सूर्य, पृथ्वी हमारी, और वो चिंगारी जो है सूर्य से अलग हो गया था उस विस्फोट के कारण, और धीरे 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 जो है ये वायुमंडल में क्या हुआ, ठंडा होने लग गया।
ठीक है। और इसमें फिर धीरे धीरे जो है वनस्पतियां, जीव जंतु पनपने लग गई। तो पहले हमारी धरती क्या थी, बहुत गर्म थी, एक आग के गोले के समान थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई वातावरण में, और यहाँ पर जानवरों का, जीव जंतुओं का राज हुआ, वनस्पति का राज हुआ, और बाद में आई यहाँ मनुष्य। ठीक है। तो इस बारे में किसी विद्वान ने इसके बारे में, किसी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सोचा, इसका पता लगाया, इसकी खोज की, उन्होंने सोचा, उन्होंने जानने की कोशिश की, तभी तो हम जान पाए। अगर वो ना जानते, वो ना सोचते, तो हम ये सब समझ नहीं पाते, ना तो हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते और ना ही दुनिया के बारे में हम कुछ जान पाते। ठीक है। तो लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती जो है बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें क्या होता है, खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। ठीक है ना। तो हम इन सब चीजों को किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें ये खुद भी मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम किताबों, अपने इतिहास को तो किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि पहले तो आदमी लिखना, पढ़ना लिखना ये सब उसके पास कोई भाषा ही नहीं थी। उसका शारीरिक विकास ही बहुत सदियों के बाद हुआ। वो पहले जानवर की तरह जीवन जीता था, गुफाओं में रहा करता था, कच्चा मांस खाता था, उसके पास कपड़े नहीं थे, तन ढकने के लिए वो पत्तों का प्रयोग करता था। पत्तों का प्रयोग भी उसने बहुत बाद में किया, जैसे जानवर रहते हैं ऐसे ही हमारे पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो बुद्धिजीवी था, उसने जो है धीरे धीरे अपना विकास किया, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। जब मनुष्य का विकास हुआ तो धीरे धीरे उसने अपने खाने की चीजें, उसने कृषि करना सीखा, फिर उसने जो है पहिए का, अग्नि का, इस प्रकार से कई आविष्कार किए मनुष्य ने। और बहुत बाद में जो है वो भाषा का प्रयोग किया उसने, भाषा उसने बहुत बाद में सीखी। तो जब भाषा ही नहीं थी तो किताबें कहाँ से आएंगी। आज तो हमारे पास इतिहास पढ़ा हुआ है, किताबों से जो है लाइब्रेरियां पूरी भरी हुई हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस जमाने की बात जरा सोचिए, जब आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, जब आदमी ही ना था तो किताबें कौन। और देखो, आदमी आने के बाद भी वो विकसित नहीं था, वो जानवर की तरह था, पशु की तरह था। तो उस समय भी किताबें नहीं थी, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जो लिखित साक्ष्य नहीं है, जिनको हम कुछ जो आपके साक्ष्य होते हैं, जो कुछ सबूत मिलते हैं, उनके माध्यम से हम उसको जो है पढ़ते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। तो किताबें आने के बाद, भाषा आने के बाद, जब लिखित साक्ष्य मिले, उसके बाद तो बहुत इजी हो गया इतिहास के बारे में जानना, क्योंकि हर चीज आपको लिखित रूप में मिल रही है, हर चीज आपको जो है प्रस्तुत मिल रही है किताबों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन अब पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। अब देखो, हम कह रहे हैं कि पहले वनस्पति आई, फिर उसके बाद जानवर आए, फिर जानवरों के बाद बहुत बाद में जो है मनुष्य का विकास हुआ। पहले मनुष्य जो है पशु समान आया, और उस पशु का ही जो है बाद में मनुष्यों में जो है उसका जो है उसने अपना विकास किया, क्योंकि वो बुद्धिजीवी था तो उसने अपना विकास किया, और धीरे धीरे आज मनुष्य जो है विकसित हो चुका है। ठीक है ना। तो किताबें तब, जब मनुष्य ही नहीं था तो इसके बारे में हमें जो है कौन बताता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात को सोच निकालें। अब वो क्या समझा रहे हैं अपनी बेटी को कि ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने बैठ करके अपने मन में जो है एक काल्पनिक जो है कहानी बना दी और उसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा तो नहीं है। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज
से सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत मजे की बात होती। हम कुछ कहानियों को सोचते और उसे जो है कहानियों में गढ़ लेते, उसे कहानियों में लिख देते। लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमने किसी ने जो है ये ऐसे ही लिख दिया और एक कहानी के रूप में हम उसे पढ़ रहे हैं। उसके लिए जो है कुछ साक्ष्य चाहिए जो देखा ही नहीं हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। अब यहाँ पर क्या कहते हैं वो कि जिस जमाने में किताबें नहीं थी तो तब उस इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। कहते हैं खुशी की बात यह है कि उस जमाने की जो लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियां और इस तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। अब सिर्फ हर व्यक्ति जो है किताबें पढ़कर ही जो है उसको ज्ञान प्राप्त करे तो आगे हम और चीजों के बारे में कैसे जानेंगे? तब तो आदमी का विकास रुक जाएगा। अगर वो आगे न सोचे तो उसका विकास रुक जाएगा। तो कहते हैं कि इन सब चीजों के बारे में सिर्फ किताब से पढ़ना ये जो है काफी नहीं है, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी कि हमें बजाय किताब को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ चीजें खुद भी जो है हमें संसार की जो भाषा है उसको समझना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। अब पत्थरों और पहाड़ों का हाल कैसे? सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। क्या कहा उन्होंने? एक छोटा सा जो रोड़ा होता है वो जो है जिसको तुम या तो किसी सड़क पर देखती हो या तो किसी पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। अब कैसे हो? शायद उसने तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। यानी अगर तुम उसके बारे में सोच लो कि ये पत्थर ऐसे कैसे है। रोड़ा जानते हो आप, वो चिकना होता है, ठीक है। शर्त यही है कि तुम्हें उससे पढ़ना आना चाहिए। यानी कि उस रोड़ा के बारे में, उस रोड़े के बारे में तुम कैसे जान पाओगी खुद से? जब तुम उसकी भाषा को समझोगी, जब तुम्हें उसकी जो है बारे में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये जो है इसका आकार कैसे है, ये छोटा कैसे हुआ, है ना, और ये कहाँ से आया होगा, इसका जो है मूल रूप कहाँ से है। अगर तुम उसको पढ़ना जानो तो तुम्हें जो है संसार का एक पृष्ठ इस रोड़े से ही मालूम हो जाएगा। आगे इसी क्रम में इन्होंने कहा कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अब आप कुछ सीख रहे हो, किसी भी भाषा को आप सीख रहे हो, जबान का मतलब भाषा। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अब देखो जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसके छोटे से अक्षरों को आप सीखोगे पहले। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। तुम्हें प्रकृति के अक्षर यदि मालूम हो गए तब तुम प्रकृति को पढ़ सकते हो। तभी तुम उसकी कहानी और उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। यदि तुम्हें प्रकृति की भाषा मालूम है, प्रकृति के अक्षर पता है, तो तुम उस रोड़े के बारे में, उसकी कहानी के बारे में पढ़ पाओगे। ठीक है। शायद अब भी तुम्हें उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। यानी कि अगर तुम चाहो तो उस रोड़े को, उस पत्थर के बारे में पढ़ सकती। कैसे? जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? अब देखो यहाँ इन्होंने इसी क्रम में क्या कहा कि तुम्हें जब यदि कोई छोटा सा रोड़ा, कोई छोटा सा चिकना जो पत्थर है वो मिलता है, क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता है? वो बहुत कुछ बताता है। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? अब तुम उसके बारे में यदि प्रश्न करो कि ये कैसे गोल हुआ, ये चिकना कैसे हुआ, ये चमकीला कैसे हो गया, अब उसके खुरदरे किनारे या कोने के क्या हुआ, यानी जो उसके खुरदरे कोने हैं और किनारे हैं उसका क्या हुआ होगा। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखो जो भी
मिट्टी के कण हैं वो हैं क्या? वो चट्टान के तो चूरे हैं। जो आप समुद्र में क्या देखते हो, एक बालू का जो छोटा सा कण होता है, वास्तव में वो किसी चट्टान का ही पार्ट होता है, वो किसी चट्टान का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, तो विज्ञान में भी आप पढ़ते हो, है ना, अणु और परमाणु अपने पढ़े हैं कि एक छोटा सा जो है, जो हर चीज है वो अणु और परमाणु से बने हैं। तो वो छोटी सी जो बालू का जो कण है वो जो है एक चट्टान का हिस्सा है, लेकिन वो उस समुद्र में कैसे गया, उस समुद्र में उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, इतना छोटा वो कैसे हो गया। यदि तुम इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार की, प्रकृति के अक्षरों को पढ़ने की जरूरत है। तो इस छोटे से रोड़े के बारे में वो यहाँ बताते हैं कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहो कि ये गोल कैसे हुआ, ये चिकना कैसे हुआ, ये चमकीला कैसे हुआ, और उसके जो खुरदरे किनारे थे या कोने थे उसका क्या हुआ होगा, अब तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो कहते हैं यदि तुम किसी चट्टान को तोड़ो और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो तुम्हें हर टुकड़ा जो है नुकीला और खुरदुरा ही मिलेगा, यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर यह रोड़ा कैसे कितना इतना जो है चमकीला हुआ, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी कि अगर तुम उसको जो है ध्यान से देखो तो उसी के मुंह से ही उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम बहुत दिन गुजर गए हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी चट्टान, किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा, तब पानी आया और उसे जो है बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया होगा। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया होगा। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा होगा और इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और इसके किनारे जो हैं घिस गए और वह चिकना और चमकीला हो गया है। अर्थात जो रोड़ा तुम देखते हो, जो चिकना है, जो चमकीला है, वो वास्तव में उसका मूल स्वरूप ऐसा नहीं था। जब वो चट्टान से टूटा होगा, हमने कहा ना कि बालू का एक छोटा सा कण भी किसी चट्टान का ही वो एक हिस्सा है, लेकिन वो वहां कैसे पहुंचा इसके बारे में तुम्हें जो है वो खुद बताएगा कि मैं चट्टान से टूटा हूं और धीरे 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 घिस घिस कर पानी के साथ, मैं रिसाव के साथ जो है पानी के बहाव में समुद्र तक पहुंचा हूं, लेकिन इस बीच मुझे जो है बहुत घिसना पड़ा। इस वजह से जो है वो घिस घिस करके एक छोटा सा मात्र एक बालू का कण रह गया। तो यही बात यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि ये जो है अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। ठीक है, तो किनारे घिस गए होंगे और चिकना और चमकीला हो गया होगा। तो इस तरह से वह कंकण बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया है, यानी कि दरिया में जब वो आया था तो किसी वजह से वो वहीं पर छूट गया होगा। तुम उसे पा गई, अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या हो जाता, एक बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। भाइयों का मतलब क्या है, जो अन्य जो है बालू के कण हैं, टुकड़े हैं। ठीक है, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के क्या बनाते, घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो तुम्हारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये कहानी, ये पत्र लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, अंग्रेजी में लिखा था और हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो ये पत्र के माध्यम से वो हमें संसार की भाषा और संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसार की हर चीजों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इसके सारांश को और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने संसार एक पुस्तक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। छोटा सा चैप्टर था, एक पत्र है जो नेहरू जी ने लिखा है इंदिरा जी को, और वो संसार के बारे में इस पत्र के माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि प्रकृति की भाषा को यदि हम समझें तो प्रकृति में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आपके आसपास, उन सब के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पढ़ हम तभी सकते हैं जब हम किसी अक्षर को समझेंगे। इसके लिए हमें प्रकृति की भाषा के अक्षरों को सीखना होगा, तो हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं स्वयं से, बिना किसी पुस्तक के। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।